वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं इसका और उसके बाद में इसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन भी देखेंगे। तो समझने के लिए पहले मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। सपोज हमारे पास में एक कंटेनर है जिसमें हमने दो सॉल्वेंट्स डाले हैं, ऐसे दो सॉल्वेंट्स जो आपस में मिसिबल नहीं हैं यानी मिक्स नहीं होते हैं, और फिर हमने इसके अंदर एक एक्स सॉल्यूट डाल दिया, ऐसा सॉल्यूट जो इसमें भी सॉल्युबल है इसमें भी सॉल्युबल है। अब एक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है, दूसरे में कम, लेकिन जब ये सॉल्युबल होगा तो यहाँ पे भी कुछ कंसंट्रेशन इसकी बनेगी और इसकी कुछ कंसंट्रेशन बनेगी, यानी दो अलग अलग कंसंट्रेशंस बनेंगे इन दो सॉल्वेंट्स में जो आपस में कांटेक्ट में है। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि आप सॉल्यूट कुछ भी डालो लेकिन इन कंसंट्रेशंस का जो रेशो है यानी C1/C2, कंसंट्रेशन 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन 2, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, या कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, या कहते हैं इसको पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो ये सोल्यूशन है इसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो हम दिखा सकते हैं μ1 से, और इसका केमिकल पोटेंशियल मैं दिखाऊंगा μ2 से, यानी दूसरे वाले सोल्यूशन का, क्योंकि अब ये सोल्यूशन बन गए, इसमें हमने सोल्यूट डाल दिया इन सॉल्वेंट्स में। ठीक है, और दोनों सॉल्वेंट्स आपस में मिसिबल भी नहीं है, ये बात याद रखना, यानी दो लेयर्स बनाते हैं ये। क्लियर। अब देखो, अगर ये सोल्यूशन मैंने बनाए, ये सॉल्यूट मैंने डाल दिया, उसके बाद में कुछ देर के लिए सिस्टम को छोड़ दिया, तो कुछ देर के बाद में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी आधा सॉल्यूट, कुछ पोर्शन सॉल्यूट इसमें होगा, कुछ पोर्शन सॉल्यूट इसमें होगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ फिर कि यहाँ पे जो सॉल्यूट एक्स है वो दो फेजेस में है, यानी इस वाले फेज में इस वाले सॉल्वेंट में भी है, इस वाले सॉल्वेंट में भी है, और इक्विलिब्रियम पे अगर हम लेंगे इस सिस्टम को, यानी जब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा तब इस सिस्टम का, यानी नीचे वाला जो सॉल्यूशन है या नीचे वाला जो फेज़ है, इसका केमिकल पोटेंशियल और ऊपर वाले फेज़ का जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो आपस में बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम में जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं उनका केमिकल पोटेंशियल सेम रहता है। क्लियर। अब केमिकल पोटेंशियल अगर हमें दिखाना हो थर्मोडायनेमिकली किसी भी सिस्टम में, तो हमें मालूम है कि केमिकल पोटेंशियल बराबर रहता है, यानी म्यू, वो बराबर रहता है μ0, यानी स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, प्लस RT। R मीन्स आइडियल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, और Ln का मतलब रहता है लॉग, नेचुरल लॉग, और A जो है ये है एक्टिविटी, यानी μ इज इक्वल टू μ0 प्लस RT ln A, इसके बराबर रहता है। A इज एक्टिविटी, या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, A इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस अंडर कंसिडरेशन, यानी यहाँ पे हम जो सब्सटेंस ले रहे हैं, जिस सब्सटेंस का हमें केमिकल पोटेंशियल निकालना है, ये उस सब्सटेंस का एक्टिविटी है, मान लो एक्टिविटी। और μ0 क्या है? स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया। केमिकल पोटेंशियल अगर हम किसी सब्सटेंस का लेंगे जब उसकी एक्टिविटी 1 होगी तो तब हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल मीन्स केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट्स एक्टिविटी इज 1। ये बात याद रखना। तो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल आपको मालूम है। और ये वाला जो केमिकल पोटेंशियल है, ये वो केमिकल पोटेंशियल है जो किसी भी एक्टिविटी पे हम लेंगे, लेकिन अगर एक्टिविटी 1 होगी तब जो केमिकल पोटेंशियल निकलता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल। क्लियर। तो ये है इसकी इक्वेशन। तो इसका मतलब जो μ1 होगा, μ1 वो मैं ऐसे दिखाऊंगा। मान लो ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2। फेज़ 1 में जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो होगा μ1। वो μ1 हम लिख सकते हैं बराबर, फिर म्यू मीन्स केमिकल पोटेंशियल, μ1 बराबर होगा μ1 प्लस RT ln A1, यानी एक्टिविटी 1, एक्टिविटी इसमें इसकी एक्टिविटी। ठीक है। और इसके बाद में फेज़ 2 में अगर हमें केमिकल पोटेंशियल दिखाना हो हम दिखाएंगे μ2 से, और वो बराबर होगा μ2 बराबर होगा μ02 प्लस RT ln A2। क्लियर। तो यहाँ तक ये समझ में आया? शाबाश। अब
अगर हम इक्विलिब्रियम पे लेंगे दो फेजेस यानी दो सॉल्वेंट्स जो आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों का जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक, तो इस हिसाब से फिर μ1 के बदले में लिखूंगा μ1 नॉट या μ01 प्लस RT ln A1 इज इक्वल टू μ02 प्लस RT ln A2। क्लियर। अब म्यू जो है ये μ1 को इस साइड में ले जाओ, ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, तो μ2 माइनस μ1। और ये जो RT ln A1 है ये अपनी जगह रखो, ये वाला RT ln A2 जो है इधर ले जाओ, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा RT ln A1 माइनस RT ln A2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी μ02 माइनस μ01। ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल से ये आपको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे RT दोनों में कॉमन है तो ये बाहर निकालो, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ln A1 माइनस ln A2 इक्वल टू μ02 माइनस μ01। क्लियर। अब आपने ये फॉर्मूला तो देखा होगा कि ln A माइनस ln B वो बराबर रहता है ln A डिवाइड बाई B। ये हमारे पास में ऑलरेडी फार्मूला है, लॉग का फार्मूला। तो इस हिसाब से अगर आप RT इधर ले जाओगे तो ये RT यहाँ पे मल्टीपल था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और रह गया यहाँ पे ln A1 माइनस ln A2, तो इस फार्मूला के हिसाब से ये बन जाएगा ln A1 डिवाइड बाई ln A2, है ना। यानी ln A1 माइनस ln A2 किसके बराबर आएगा, ln A1 डिवाइड बाई A2। ठीक है, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर लेंगे यानी टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, यानी 8 μ02 और ये μ01 ये भी फिक्स हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी दोनों ये कांस्टेंट हो जाएंगी। तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ये भी कांस्टेंट हो गए, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ln A1 बाई A2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर A1 बाई A2 अगर आप लिखना चाहेंगे यानी ये वाला ln इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ μ02 माइनस μ01 डिवाइड बाई RT। अब ये कांस्टेंट है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है ना। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर ln A1 बाई A2 अगर कांस्टेंट है तो A1 बाई A2 भी कांस्टेंट ही होगा। इस कांस्टेंट को हम लिखेंगे सपोज K कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया, शाबाश, ये कांस्टेंट आ गया। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में एक्टिविटी कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर मैं एक्टिविटीज़ के बदले में यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ। सो मैं ये कहूँगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट 1 यानी C1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट 2 यानी C2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो यही तो हमने पहले भी देखा था, और ये जो लॉ है, दिस लॉ या दिस इक्वेशन, इट इज़ कॉल्ड नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आई होप ये आपको ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, लोगों के साथ शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर कभी, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।